कहते हैं इस दुनिया में एक ही चीज स्थायी है और वो है परिवर्तन। ये दुनिया समय के साथ लगातार बदलती रहती है, साथ ही यहाँ जीने वाले जीवों के जीवन में भी लगातार बदलाव होते रहते हैं। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर का राज था, मगर आज हम इंसानों ने इस धरती पर कब्जा जमा रखा है। कल हो सकता है कि इस धरती पर जीवन कोई और मोड़ ले ले। तापमान के हिसाब से भी धरती का मौसम कभी एक सा नहीं रहा है। ये धरती कभी आग के शोलों की तरह तपी है तो कभी पूरी धरती बर्फ से ढकी रही है। धरती का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम भारत कहते हैं, ये भी इन बदलावों से अछूता नहीं रहा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइस एज के वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसा था और यहाँ किस तरह के जीव निवास करते थे। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आज से करोड़ों साल पहले धरती दो हिस्सों में बटी हुई थी। इन दोनों हिस्सों को सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इन सुपर कॉन्टिनेंट्स में से एक का नाम था गोंडवाना और दूसरे का नाम था लोरासिया। गोंडवाना में उस समय साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हिस्से आते थे और वहीं लोरासिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के हिस्से आते थे। मगर जैसे जैसे समय बदलता रहा, धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से सुपर कॉन्टिनेंट को भी अपनी जगह बदलनी पड़ी और अलग अलग टुकड़ों में बढ़ते रहे। इस प्रोसेस में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा गोंडवाना से अलग होकर और लोरासिया के एशिया वाली टुकड़े से मिलने लगा। अफ्रीका और यूरोप के बीच में इस समय एक सागर था जिसका नाम था टेथियस ओशियन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एशिया से टकराने की वजह से महासागर की जगह एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला निर्मित हो गई, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और इस तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट या कहें भारत का नया रूप अस्तित्व में आया। अब इससे पहले कि हम जाने आइस एज के वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हालात क्या थे, हम पहले ये समझने की कोशिश करते कि आखिर आइस एज या कहें हिमयुग आखिर है क्या। हिमयुग उस समय को कहा जाता है जब पूरी धरती पर चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ जाती थी। पूरी धरती इतनी ठंडी हो जाती थी कि यहाँ बर्फ की करीब 4 से 5 किलोमीटर ऊंची परत चढ़ जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आइस एज समय समय पर आते रहते हैं और हजारों लाखों सालों तक बने रहते हैं। पहले भी कई बार धरती आइस एज का सामना कर चुकी है और भविष्य में भी करती रहेगी। मगर अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है, धरती पर इस कदर ठंड क्यों बढ़ जाती है। दरअसल धरती को गर्म रखने का जिम्मा सूरज का होता है। अगर धरती पर सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में न पहुंचे तो धरती पर ठंड बढ़ने लगती है और बर्फ जमने लगती है। धरती सूरज के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते पर घूमती है और ये रास्ता समय के साथ बदलता रहता है और साथ ही साथ धरती का सूरज के साथ एंगल भी बदलता है। ऐसे में एक ऐसा वक्त आता है जब धरती सूरज से ऐसे एंगल पर होती है कि पूरी धरती पर ही सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इस दौरान धरती पर आइस एज का आगमन होता है। चारों तरफ भयानक ठंड और बस बर्फ। इस दौरान धरती पर जीवों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और कई सारी स्पीशीज बर्फ में विलीन हो जाती हैं। इफेक्ट ऑफ आइस एज और इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले आइस एज में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा बर्फ से ढका नहीं था, क्योंकि यहाँ का वातावरण धरती के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा गर्म था। हाँ, हिमालय की चोटी जरूर बर्फ से ढकी हुई थी। हालांकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट भले ही बर्फ से न ढकी हो, मगर उस दौर में यहाँ भयानक बारिश हुआ करती थी। चारों तरफ भयानक पानी हुआ करता था। उस दौर ने बहुत हद तक भारतीय क्लाइमेट को अफेक्ट किया। उस समय भारत में जीवों की कई सारी स्पीशीज रहा करती थी, जिनमें से कुछ वक्त के साथ विलुप्त हो गई और कुछ इवॉल्व होती रही। यानी आज के जीवों के पूर्वजों ने आइस एज के दौर को जिया है। आइए जरा जीवों की उन स्पीशीज पर नजर डालते हैं। एशियन स्ट्रेट टस्क्ड एलिफेंट, इनका साइंटिफिक नेम है पालाइयो ऑक्सोडोन नामाटिकस। ये आज तक के धरती पर हुए सबसे विशालकाय हाथी थे जो इन इंडियन कॉन्टिनेंट की धरती पर भी रहते थे। ये बहुत हद तक नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया में पाए जाने वाले मैमोथ से मिलते जुलते थे। हाँ, अगर साइज में उनसे भी बड़े हुआ करते थे। इन हाथियों को आज के समय के हाथियों का पूर्वज माना जाता है। हालांकि इनका स्कल स्ट्रक्चर आज के हाथियों से बहुत अलग था। इन एलिफेंट के साइज का पता करने के लिए इनके फॉसिल पर कई सारी रिसर्च की गई। यूजुअली किसी जीव का टेल बोन की लेंथ को पता करके उसकी हाइट का अंदाजा लगाया जाता है। 19वीं सेंचुरी में इस जीव की टेल बोन वैज्ञानिकों को 2 हिस्सों में मिली थी। उन्हें जोड़कर लेंथ मेजर की गई तो करीब 160 सेंटीमीटर लंबी थी। उसके बाद कई एनालिसिस करने पर इनके एस्टिमेट साइज का पता लगाया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, ये करीब 17 फीट के आसपास लंबे हुआ करते थे और इनका वजन होता था करीब 22,000 किलोग्राम। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने विशाल हुआ करते थे। तो उस समय इंडिया में इन हाथियों के अलावा भी हाथियों की बहुत सी स्पीशीज हुआ करती थी, जैसे कि स्टेगोडन। ये हाथी भी बड़े विचित्र हुआ करते थे। इनके साइज की बात करें तो ये करीब 4 मीटर यानी कि लगभग 13 फीट ऊंचे हुआ करते थे। इनके बाहर वाले दांत भी करीब 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट लंबे हुआ करते थे। इनके दांतों की एक खासियत और थी कि ये बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से इतने करीब हो जाते थे कि इनके बीच सूंड की जगह ही नहीं बचती थी। इसी वजह से इन हाथियों को अपनी सूंड को दोनों दांतों में से किसी एक तरफ रखना पड़ता था। माना जाता है कि ये जीव भी आज के हाथियों की तरह अच्छे स्वभाव के हुआ करते थे। ये जीव ज्यादातर झुंड में रहते थे और अलग किसी छोटे टापू पर अपना बसेरा बनाते थे। इन टापुओं पर खाने की चीजें भी कम होती थी और रहने की जगह भी। इसी वजह से समय के साथ एवोल्यूशन के दौरान इनका साइज छोटा होता गया। इस तरह एक वक्त के बाद इनका साइज किसी वाटर बफेलो जितना रह गया और वजन भी करीब 300 किलोग्राम रह गया। उस दौर में हाथियों के अलावा भी बहुत से जानवर पाए जाते थे, जैसे नीलगाय, डियर, कॉमन ऑस्ट्रिच, वाइल्ड बोर, वाइल्ड वाटर बफेलो, कैटल और गौर। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव थे जो आज इतने फैमिलियर नहीं है, जैसे सिवाथेरियम। ये
जिराफ की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है जो आइस एज के वक्त इंडिया में पाई जाती थी। हालांकि उस समय इनका साइज जिराफ जितना बड़ा नहीं था। ये कनाडा में पाए जाने वाली एक जीव मूस की साइज के बराबर होते थे। इनकी हाइट करीब 7 फीट के आसपास होती थी और वजन होता था करीब 400 से 500 किलोग्राम के आसपास। इनके सर पर भी किसी बारहसिंगा की तरह सींग होते थे जिन्हें ऑसिकॉन्स कहा जाता है। सिर के अलावा आंखों के ऊपर भी ऑसिकॉन्स का एक पेयर हुआ करता था। इसके कंधे बहुत मजबूत हुआ करते थे क्योंकि इन्हें पावरफुल लेग का मसल्स का भार उठाना पड़ता था जिनके ऊपर वजनदार ऑसिकॉन्स होते थे। इसके अलावा इंडियन राइनो और हिप्पो के भी पूर्वज उस वक्त भारत में हुआ करते थे। हिप्पो के पूर्वजों के मुंह में दांत भी होते थे। हालांकि आज के हिप्पो के मुंह में दांत नहीं पाए जाते। कार्निवोरस एनिमल्स के अलावा भी कार्निवोरस एनिमल्स भी उस समय भारत की धरती पर आबाद थे। मैगन टेरियन ये जीव कैट फैमिली का एक बहुत पुराना सदस्य माना जाता है। इनके बॉडी पैटर्न बहुत हद तक लेपर्ड या जगुआर से मिलते जुलते थे। हालांकि ये लेपर्ड और जिराफ के मुकाबले भारी हुआ करते थे। इनके पंजे बड़े और चौड़े हुआ करते थे। साथ ही पैर किसी लायन के पैरों की तरह गठीले और मजबूत होते थे। इनके गर्दन की मसल्स बहुत पावरफुल हुआ करती थी। इनका बाइट फोर्स भी आज के समय के लेपर्ड या जगुआर से बहुत ज्यादा हुआ करता था। इनके ऊपर के कैनिन टीथ बहुत बड़े और लंबे हुआ करते थे जो हमेशा इनके जबड़ों से बाहर ही रहते थे। अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 100 से 150 किलोग्राम के बीच हुआ करते थे। हालांकि भारत में उस समय इससे भी बड़े और भयानक कार्निवोरस एनिमल्स पाए जाते थे। फॉसिल और स्टडी से ये बात पता चलती है कि उस समय भी लायन, टाइगर्स, स्नो लेपर्ड, चीता और वॉल्व्स के पूर्वज रहा करते थे। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है कि अब कब आइस एज होगी? क्या फर्ज एवोल्यूशन की वजह से ये विलुप्त जानवर वापस आ जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।